जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल क्लास में बिहार की धरती पर जितने भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस बने हैं उन सब को कवर कर देंगे। उसके बाद आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा। बिहार में जितने भी मौर्य साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाएंगे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग डेली बने होंगे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य की संस्थापक की बात करें, ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है। देखिए, जितना भी एक्सप्लेन करना चाहिए था उन सबको हम क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया है तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। और अगला प्रश्न देखिए इसी से बन जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें, ये होगा पाटलिपुत्र, यानी कि आज का पटना। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो ये होगा चाणक्य। चाणक्य कौन है? विष्णुगुप्त, यानी कि आपका कौटिल्य। और इन्हीं के वजह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को अपने कब्जे में लिया था। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए टू जेड जितना भी प्रश्न बनेगा ना इस टॉपिक से उस सबको कवर कर देंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये होगा आपका 320 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब कीजिए और आगे चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इनका नाम है सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर बी। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। इस समय यहाँ के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसमें तो कोई दम है नहीं। अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम आपने सुना होगा। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य। और अर्थशास्त्र के पुस्तक जो है किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री यही थे, चाणक्य जी। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन यानी कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है पटना का। ये कहाँ पर उपलब्ध है? इंडिका। ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग बता सकते हैं इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर मौर्य राजवंश ने अपनी स्थापना हासिल की। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? कमेंट कर दिए थे? नहीं किए थे तब कीजिए ना। इंडिका हो गया ना, ऑप्शन डी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन यानी कि 3 बेल आइकन में से ऊपर वाले को क्लिक करके रखिएगा, ताकि नए बिहार पुलिस से जितने भी क्वेश्चंस अपलोड करेंगे उन सब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, अर्थशास्त्र जो है राजनीति विज्ञान से संबंधित है। और इस पुस्तक के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। और तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये होगा आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना?
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना, ये होगा आपका बिंदुसार। ऑप्शन डी के साथ लॉक कीजिए। अगला देखिए, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? कौन से मौर्य शासक के दरबार में भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था बिंदुसार के शासन के दौरान? तो ऑप्शन बी। तो देखिए, पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। तो डायरेक्ट प्रश्न इस तरह से बनेगा कि अशोक के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी कि अशोक महान राजा बनेगा? पिंगल वत्स। और ये आगे चलकर सही भी हुआ, इसलिए इसको भविष्यवाणी कहा जाता था। किसको? पिंगल वत्स को। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में, ऑप्शन सी। और ये किसका है शिलालेख 13? अशोक का है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन की बात करें तो ये जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात करें तो ये होगा मोगलीपुत्र तीस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, राजधानी पटना। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ये होगा आपका 251 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। किस मौर्य शासक के ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी उस मौर्य शासक का नाम है अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय में परिवर्तन हुआ और अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? यानी कि वो जो समझ गए कि इतना तबाही होता है युद्ध में और जान माल का नुकसान होता है, तो क्यों ना युद्ध को छोड़ करके एक अच्छी धर्म नीति के जिंदगी जिया जाए। तो ये होगा कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर ए। अशोक का धर्म कौन सा संहिता था? यानी कि अशोक का धर्म जो है ये किस चीज के बारे में है? नैतिक आचार संहिता के बारे में है, तो ऑप्शन ए। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय की बात करें ये होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह यात्रा की थी? तो ये होगा आपका बोध गया, ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिला से प्राप्त हुई है? अशोक के स्तंभ लेख की बात करें ये बिहार के चंपारण से मिला है, सी नंबर। इनमें से अशोक के कौन सा स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुआ है? तो ये होगा आपका इनमें से सभी, यानी कि लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का कितने प्रांत का उल्लेख मिलता है? 5 प्रांत, जिसमें से एक प्राची या प्राची, ये प्रांत जो है पूर्वी प्रदेश थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र होगा, ऑप्शन नंबर डी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? देखिए, चंद्रगुप्त का महल जो है पाटलिपुत्र में स्थित था और ये बना था लकड़ी का, सी नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित था? तो ये होगा आपका कुम्हरार। कुम्हरार जो है पटना में एक छोटा सा शहर है, मतलब इलाका है वहाँ का, और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। और कुम्हरार जो है यहाँ से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष भी मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं?
ये होगा एरियन, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में ये किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है और वर्ण देवों द्वारा निर्मित है? ये होगा आपका फाहियान ने कहा है, ऑप्शन बी। किस शासक ने गया जिले के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? देखिए, बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में है? गया में। और यहाँ पर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक, सी नंबर। और देखिए, ये जो है 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपर तथा करण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये होगा आपका दशरथ ने, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, दशरथ जो है अशोक का पुत्र था और इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और इसमें गोपी गुफा भी शामिल था। मौर्यकालीन चामर ग्राहनी यक्षी, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी कहां से प्राप्त हुई है? ये मिला है दीदारगंज से। दीदारगंज जो है पटना में ही एक इलाका है और ये जो है मौर्यकालीन चाम्रग्राहिणी यक्षी को स्त्री रतन नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये होगा आपका लोहानीपुर। लोहानीपुर ये जो है ये भी पटना में ही है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? पाटलिपुत्र जो है इसके निर्माण और सुंदरता का वर्णन करने वाले का नाम है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए जो है पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा जो है ये आपका पाटलिपुत्र में ही स्थापित की गई थी, आयोजित की गई थी। ओके, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसका कि दूसरा नाम टालमी द्वितीय है, इन्होंने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था कौन? मिस्र के राजा फिलडेल्फस, इनका दूसरा नाम था टाल्पी द्वितीय। इस समय शासनकाल था बिंदुसार का, तो ऑप्शन बी। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस को पाटलिपुत्रक के नाम से जाना जाता है और ये उपनाम धारण किसने किया था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था और ये बताया है स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर डी। यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये होगा आपका बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, उस स्तंभ का क्या नाम है? उस स्तंभ का नाम है भाब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। अशोक से संबंधित जितना भी कोई शहर ज़्यादातर पूछे तो ये 99% जो है पाटलिपुत्र ही होगा। अगला देखिए, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र ये जो है 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी और इनमें जो है 5-5 सदस्यों की 6 समिति यानी कि 6 टीम थी। यह कथन किसका है? ये कहा है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका मौर्य प्रशासन के संबंध में
ये जो है आपका यह केंद्रीयकृत है, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। तो ये उपयुक्त सभी होगा, इसके बारे में सभी के सभी सत्य है। अगला देखिए, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अशोक के बारे में बात करें तो अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, बिल्कुल अपनाई थी। अशोक ने विदेशों से संबंध स्थापित किए, बिल्कुल किए। अशोक ने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, बिल्कुल किए, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? यह होगा आपका अशोक, ऑप्शन नंबर बी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यहाँ पे सभी के सभी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी जो है द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से मिलती है, तो ऑप्शन डी। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये होगा आपका नवम शिलालेख में जो है दान और धम्म दान के अंतर को बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नवम शिलालेख अशोक का। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? मौर्य साम्राज्य का जो पतन यानी कि खत्म हुआ, इसमें कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो ये होगा आपका आर्थिक संकट कभी भी नहीं आया मौर्य साम्राज्य में। देखिए, एक प्रश्न आपके लिए है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक प्रश्न और है, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, दो प्रश्न कौन कौन है, एक तो हो गया आपका भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, ये हो गया, और यहाँ पे एक है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोनों प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे आपको बता दें कि पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा टॉपिक वाइज। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप जो है डीपली नॉलेज आपको हो जाएगा। और यहाँ पे बाएं साइड में हम आपके लिए प्ले लिस्ट बना दिए हैं स्पेशल बिहार पुलिस के लिए, उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अंत में हम आपको यही कहेंगे कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोग जानते होंगे कितना टाइप करने और ये सब करने में मेहनत लगती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।